भारी बारिश के बाद नागपुर में बाढ़ की जो स्थिति बनी उससे हज़ारों जिंदगियां प्रभावित हुई। बाढ़ का जो असर है वो अब तक दिखाई दे रहा है। जनजीवन धीरे धीरे सामान्य हो रहा है, लेकिन इस बाढ़ का जो असर है वो आने वाले कुछ दिनों तक और दिखाई देगा। लेकिन ज़रूरी ये है कि बाढ़ की स्थितियां क्यों बनी, नागपुर में ऐसे हालात आखिर कैसे उपजे, उसके पीछे के कारणों की चर्चा लगातार की जाए ताकि शासन और प्रशासन पर ये दबाव बने कि ऐसी स्थिति नागपुर शहर में, हमारे शहर में ना बने। इसे लेकर ठोस उपाय योजनाएं किए जाएं। वो मंजर कई लोगों को याद होगा, उसकी चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर हुई। पूरा इस सड़क में पानी भरा हुआ था, लोग फंसे हुए थे, उन्हें निकालने का काम किया जा रहा था। शासन के आला अधिकारी, प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ, नेताओं के साथ आम लोग एक दूसरे की मदद के लिए सामने आ रहे थे। बीते कुछ वर्षों में ये जो समस्या है वो लगातार नागपुर शहर के सामने आ रही है और उससे यहाँ रहने वाले जो नागरिक हैं वो दो चार हो रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि इस समस्या को सुलझाया जाए ताकि आने वाले समय में इस तरीके की स्थिति या दिक्कतें नागपुर शहर ना देख पाए। हमारे साथ अर्बन डेवलपमेंट प्लानर पराग दाते हैं, इनसे हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये जो स्थितियां हैं उस शहर में बन रही हैं, हमारे शहर में बन रही हैं। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो भारी बारिश तो नागपुर शहर में जो स्थितियां बनी उसके लिए जिम्मेदार थी, लेकिन और कौन कौन से कारण आपको लगते हैं जो जिम्मेदार हो सकते हैं? धन्यवाद। सबसे बड़ा कारण तो ये है कि रैपिड एंड अनचेक्ड अर्बनाइजेशन इज़ मेन कॉज ऑफ ऑल दिस फ्लडिंग्स। उसके बाद जो नाले या वाटर बॉडीज़ या ओपन स्पेसेस हमारी जो है वहाँ पे लोग कचरा या कंस्ट्रक्शन मटेरियल डंप करते हैं, उसके कारण वहाँ पानी रुकता है, नालों की कैपेसिटी कम हो जाती है बहाव की। जैसे आपने देखा कि ये 1 घंटे में इतनी सारी बारिश हुई, इसका कारण क्लाउड बस्टिंग भी हो सकता है, ये नेचुरल फिनोमेना भी है और इसका कारण भी शायद एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन या ग्रीन गैसेस इफेक्ट जो बोलते हैं, उसके कारण जो बारिश 6-7 घंटे में पड़नी चाहिए थी वो सिर्फ 1 घंटे के अंदर बरसती है। उसके कारण सारे नाले, सारे वाटर बॉडीज ओवरफ्लो हो गए। दूसरी बात है कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है अभी वो काफ़ी पुराना है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर की उतनी कैपेसिटी नहीं रही है अभी कि वो सारा इस तरह का लोड, जो एडिशनल लोड आता है उसको कैरी कर सके। और दूसरा मेरे हिसाब से एक रीज़न ये भी है कि रैपिड अर्बनाइजेशन के कारण हम जो FSI और वो सारी चीज़ें जो दे रहे हैं, कि आज हम बड़े प्राउड से कहते हैं कि मेट्रो से जा रही है तो मेरे को मेट्रो का 4 FSI मिलता है, मैं अपने 3000 फुट के प्लॉट पे 7 मंजिल बिल्डिंग बना रहा हूँ। लेकिन बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेआउट का बना हुआ है, रोड है, जो रेन वाटर ड्रेन जिसको हम कहते हैं, स्टॉर्म वाटर ड्रेन, उसकी कैपेसिटी के बारे में कोई सोचता नहीं है। हर एक जन अपना सोचता है कि मेरे को मेरे प्लॉट पे जो जिसकी कीमत 1 करोड़ थी वो 3 करोड़ हो गई, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रम्बल्ड हो रहा है उसके बारे में कोई नहीं सोचता। तो जो जहाँ एक बिल्डिंग में जहाँ 2 लोग रहते थे, 2 या 3 फैमिलीज रहती थी, वहाँ अभी 20 या 25 फैमिलीज वहाँ रहने के कारण जो आउटपुट निकलता है फैमिलीज़ का वो भी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे लोड करता है। उसके कारण ट्रैफिक की समस्या हुई है, उसके कारण पार्किंग जो बिल्डिंग के अंदर या प्लॉट्स के अंदर होना चाहिए था वो पार्किंग भी बाहर होता है, और पार्किंग या व्हीकल पार्क होने से भी पानी ऑब्स्ट्रक्ट होता है। हम जो देखते हैं कि सारी गाड़ियाँ जो बह के चली गई, उसका कारण ये था कि जो पानी के बहाव को कार या व्हीकल्स ने ऑब्स्ट्रक्ट किया था, इसलिए उन्होंने उसको कैरी किया। तो ये भी एक पार्किंग वाली समस्या भी बहुत बड़ी है, जो रोड पे पार्किंग हो रहा है उसके। और दूसरा जो है बेसिकली हमारा सिटी जो पहले हो सकता है 15-20 लाख के पॉपुलेशन के लिए डिज़ाइन था, उसकी आज की पॉपुलेशन 35 लाख के ऊपर हो चुकी है। तो और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक सीवर लाइन, वाटर सप्लाई लाइन, ड्रेनेज लाइन, रोड्स, ये सब पुराने हो चुके हैं। तो हमको एक बड़ी हाई लेवल कमेटी या एक्सपर्ट कमेटी गवर्नमेंट में बना के कि इन टोटो क्या करना चाहिए। हम लोग एक एरिया के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि आज पंचशील चौक पे बाढ़ आई है तब यहाँ का सॉल्यूशन देके, या शंकर नगर पे बाढ़ आई है तो वहाँ का सॉल्यूशन देके, पूरा सिटी को मैपिंग करके उसका ड्रेनेज सिस्टम, उसका नेचुरल फ्लो कहाँ पे है, वो सारा स्टडी करके हमको एक परमानेंट सॉल्यूशन उसमें निकालना चाहिए। इन सरकार का एक एटीट्यूड या नेचर ऑफ बिहेवियर एक इस तरीके से रहता है, जब कोई समस्या सामने आ जाती है, दिखाई देती है, वो समस्या जब शांत हो जाती है उसके बाद में हम उसको लेकर, सुधारों को लेकर, कदम उठाए जाने को लेकर हम चर्चा करते हैं।
ये जो स्थिति बनी जो नागपुर शहर ने एक बार फिर देखी, इससे पहले तो 2018 में कुछ साल पहले ही देखा हमने कि हमारा जो सेशन था उसे बंद करना पड़ा था नागपुर में। परमानेंट सॉल्यूशन किस तरीके से हो सकता है और क्या ये सिर्फ सरकार शासन प्रशासन के मत्थे मर देने से चीज़ें सुधर जाएगी? हालांकि सरकार का तो एक मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने में बहुत बड़ा रोल है, लेकिन किस तरीके से इन चीज़ों को इन दिक्कतों को दूर किया जा सकता है? जैसे अर्बनाइजेशन में अपने भारत के ही कई शहर हैं जिनके उदाहरण पेश किए जाते हैं, लेकिन नागपुर शहर जिस तरीके से अपने आप को ग्लोबली पेश कर रहा है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, मेट्रो या बाकी सारी चीज़ों को लेकर, जो सुविधाएं हैं वो उस तरीके से नहीं है, वो किस तरीके से विकसित की जा सकती हैं? वही जैसा मैंने बोला कि एक कमेटी अगर बनाई जाए पूरा और उस पर तो इन टोटो सॉल्यूशंस निकाला जाए कि क्या हम करना चाहिए। बेसिकली मेट्रो सिटी है तो हमारे मतलब मेट्रो सिटी यानी बड़ी सिटी यानी हमारे प्रॉब्लम्स भी अभी बढ़ चुके हैं उसके कारण। तो उसके लिए हमको एक्सपर्ट्स की कमेटी में गवर्नमेंट के साथ साथ सारी जो बड़ी बड़ी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस है, लेकिन जैसी प्रोफेशनल बॉडीज़ है, इसमें इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स हो गया, इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स और जो भी व्यापारी संगठन, क्योंकि पार्किंग का प्रॉब्लम उनको भी आता है, सारों को एक साथ बिठा के सारों के प्रॉब्लम्स समझ के उसके ऊपर एक सॉल्यूशन निकालना बहुत ज़रूरी है अभी आज के तारीख में। और गवर्नमेंट में इसमें फैसिलिटेटर का रोल करना चाहिए, ना कि ज़बरदस्ती कुछ करना चाहिए। लोगों को समझ के क्या प्रॉब्लम है उस एरिया का और सारे सॉल्यूशन एरिया वाइज होने चाहिए। एक ओवरऑल सॉल्यूशन होना चाहिए सिटी वाइज, लेकिन पर्टिकुलर एरिया के लिए भी अलग अलग सॉल्यूशन हो सकते हैं, क्योंकि उसकी वहाँ की जो स्थिति है वो स्टडी करके वहाँ के सॉल्यूशन होने चाहिए। एक जिस तरीके से हमने बात की अभी चर्चा में कि शहर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, किस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, एक रिपोर्ट तो मैंने ही की थी कुछ साल पहले कि हमारा जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का जो सिस्टम है वो कितना पुराना हो गया है और वो कितना सुस्त पड़ा हुआ है। कई जगहों से बरसात का पानी की निकासी की ही व्यवस्था नहीं है। उसके लिए नागपुर महानगर पालिका ने एक प्लान भी बनाया था, ये कुछ साल पहले की बात है, 10-15 साल पहले की, लेकिन उसको वो एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाई क्योंकि उसके पास में फंड ही नहीं है। तो हमारा जो मौजूदा ड्रेनेज सिस्टम है वो आपको किस तरीके से दिखाई देता है? क्या वो कैपेबल है कि इस तरीके की स्थिति को संभाल पाए, या हम हर साल ये होता है कि मानसून के पूर्व हम नदी नालों की सफाई कर देते हैं और उससे ही अपने आप को संतुष्ट पा लेते हैं कि अब इस तरीके की स्थिति नहीं आएगी, लेकिन प्रकृति हमें एक नई चुनौती दे देती है। नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप जैसे ड्रेनेज के रोड ड्रेनेज की बात कर रहे हैं कि वो तो हमको उसको उसकी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी और बहुत जगह वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है बिकॉज ऑफ अनऑथराइज लेआउट, अनऑथराइज बस्ती या कहीं एंक्रोचमेंट जो हुई है उसके कारण वो सारे ड्रेनेज या वाटर चैनल्स जो है बंद हो चुके हैं। तो उसके बारे में भी हमको सोचना पड़ेगा। जो आपने बोल रहे हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का जो प्लान है उन्होंने उसको अभी नए तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि हमारे यहाँ पहले बस्तियाँ बस जाती है, पहले लेआउट डल जाते हैं, उसके बाद प्लानिंग आता है। ये बहुत गलत है। फिर हमारे कोई मास्टर प्लान या डेवलपमेंट प्लान जिसको हम बोलते हैं उसका कोई मतलब नहीं रहता है। पहले डेवलपमेंट प्लान बनना चाहिए, उसके हिसाब से बस्ती बनना चाहिए। हमारे यहाँ जो हम 572, 1900 और जो नई सरकार आती है वो अपना लिमिट बढ़ाते जाती है। किसी ने 2000 तक रेगुलराइज किया तो कोई 2020 तक करता है। उसके कारण इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता नहीं। जैसी स्थिति है उसी को हम रेगुलराइज करके उसको प्लानिंग बोलते हैं। तो ये इंसिडेंटल प्लानिंग जो हमारे हो रहा है वो बंद कर देना चाहिए और एक्चुअल टाउन प्लानिंग या अर्बन प्लानिंग, रीजनल प्लानिंग वो होना चाहिए। एक सवाल आपसे ऐसा है कि सामान्य बारिश में भी अगर भारी बारिश हो जाती है तो हम देखते हैं कि जिस जगह पे हम खड़े हैं, पंचशील चौक हो गया, झांसी रानी चौक हो गया, वैरायटी चौक हो गया, शहर के अलग अलग जो हिस्से हैं बहुत व्यस्त चौक हैं, वहाँ पर जल जमाव की स्थिति बेहद सामान्य हो जाती है। सामान्य सी बात है। वो समस्या तो कितने सालों से चली आ रही है, उसका कोई हम देख ही रहे हैं अपने सामने से, लेकिन उसका कोई निराकरण नहीं निकलता है। एक हम प्रताप नगर का वीडियो हमेशा देखते हैं कि वो एक रास्ता बना हुआ है, वहाँ पर हमेशा वाटर लॉगिंग रहती है, हल्का सा भी पानी आ जाता है। तो ये छोटी छोटी समस्याएं हैं। इन समस्याओं के पीछे मूल जड़ क्या है? नहीं, बेसिकली ये जो आपने जो एरियाज़ मेंशन किए हैं, जैसे पंचशील चौक हो गया, प्रताप नगर चौक या शंकर नगर चौक, ये लो लाइंग एरिया है क्योंकि हम लोग नाले के बाजू में खड़े हैं। तो नाला है तो नेचुरल स्लोप यहीं पे है, बहाव पानी का यहीं पे आने वाला है। लेकिन जो बहाव पानी का आता है, जो उसकी ड्रेनेज जो लाइन नाले तक जाती है वो सारी चौकट है। इसके कारण रोड पे पर पानी आता है। तो हमको जो नाले में आने वाली ड्रेनेज दोनों तरफ से
दोनों रोड दोनों साइड से आती है, उसको क्लीन करके ज़रूरत पड़ी तो उनकी कैपेसिटी बढ़ा के ये दो रोड के साइड में उसको बड़ा ड्रेनेज करके नाले तक लाना पड़ेगा। क्योंकि हम बहुत बार देखते हैं कि नाले की लेवल बड़ी नहीं रहती है, फिर भी ऊपर बारिश का पानी जमा रहता है, क्योंकि जो पानी आ रहा है रोड पे वो यहीं रुकता है, वो अंदर नहीं जा रहा है। तो उसके कारण हमको रोड ड्रेन की डायमीटर बढ़ा के उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। अभी आपने 1900 और 572 लेआउट का जिक्र किया कि किस तरीके से बस्ती बस जाने के बाद में, इलाके बस जाने के बाद में उसके रेगुलराइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन ये जो हाल ही में जो बाढ़ की स्थिति बनी और भारी बारिश हुई, हमने देखा है कि ऐसे इलाकों में जलजमाव की स्थिति बनी जो संपन्न हैं, जो वेल प्लान्ड हैं, डेवलप हैं, उस तरीके से वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर भी वहाँ पर दिक्कतें हुई। इसके पीछे की वजह आपको क्या लगती है कि वहाँ तो सब कुछ है, पहले से तय है और बेहतर है, बावजूद इसके वो दिक्कत हुई? पहले तो इसका पहला एक कारण है कि बारिश जो इतने जमते आई और अंबाझरी से जो ओवरफ्लो निकला वो एक डायरेक्शन में न जाते हुए वो फैल गया वहाँ से, उसके कारण वर्मा लेआउट और वहाँ सारा पानी जमा हो गया। प्लस वहाँ के भी अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वाटर कैरिंग कैपेसिटी ऑफ जो ड्रेन्स है वो भी इंसफिशिएंट होगी कि इतनी बारिश थी। तो ऐसे लेआउट में तो ये होना नहीं चाहिए था, लेकिन कुछ हम इसको नेचर को भी दोष दे सकते हैं कि इतनी ज़्यादा बारिश इतने कम समय में होना वो भी किसी के कंट्रोल के बाहर था, वो भी एक रीज़न है। एक सवाल आपसे ऐसा है कि बहुत सारे राजनीतिक बयान सामने आ रहे हैं, बतौर एक्सपर्ट आप अगर बता दें तो बहुत बेहतर होगा। खुद देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री हैं और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हैं, वो खुद उन्होंने इस स्थिति के बाद में अंबाझरी तालाब का दौरा किया था और वहाँ उन्होंने पाया कि कुछ खामियां हैं, जिस तरीके से पानी निकलना चाहिए था वो नहीं निकला। और विपक्ष के जो नेता हैं वो भी कई तरीके की बातें कर रहे हैं, वो तो स्ट्रक्चरल ऑडिट की भी बात कर रहे हैं। तो विवेकानंद स्मारक के पास का जो अंबाझरी तालाब का फ्लो पॉइंट है, वहाँ कुछ आपको लगता है कि कुछ डिस्टर्बेंस हैं जो पानी के फ्लो को सीधे नदी में नहीं जाने दे रहे हैं? मेरी कोई एक्सपर्टाइज नहीं है तो मैं बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन अंबाझरी की जो कैपेसिटी थी अंदर, पानी की जो कैपेसिटी है वो भी जो उसके अंदर वीड्स जो तैयार हुए हैं उसके कारण कैपेसिटी कम हो चुकी है, पानी जल्दी बहाता है। मतलब अंबाझरी की कंटेनर की कैपेसिटी कम हो चुकी है बिकॉज ऑफ उसके अंदर जो वीड्स, जिसको हम कौन सी वनस्पति जो अंदर बारिश में पानी में तैयार होती है उसके कारण का भी वो प्रॉब्लम है। नहीं तो इसके इतने बारिश में अंबाझरी ही सिर्फ भरना चाहिए, वो इमीडिएटली ओवरफ्लो हो जाता है क्योंकि पानी अंदर नहीं रह सकता। और दूसरा एक मेरा सजेशन इस पर रहेगा कि सिटी में जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, हमारे यहाँ रोड बन रहे, मेट्रो बन रही है, बहुत सारी डेवलप, उसके लिए एक सिंगल अथॉरिटी होनी चाहिए। जैसे आज ही आपने देखा होगा कि आज के न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ है कि हमारे जो दीक्षित सर थे मेट्रो के हेड, उनको आज अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर कोऑर्डिनेटर बनाया हुआ है, क्योंकि जो स्टेट में जो डेवलपमेंट होगा अलग अलग डिपार्टमेंट का, उसका कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही हमारे सिटी में भी एक कोऑर्डिनेटर की बहुत ज़रूरी है, एक एजेंसी की बहुत ज़रूरत है कि जो सारे को हम आज देखते हैं हमेशा कि रोड बनती है और दूसरे दिन ड्रेनेज वाला आके उसको खोद देता है या केबल वाला उसको तोड़ देता है, क्योंकि किसी को पता नहीं होता कि वहाँ रोड बनने वाली है। रोड के पेवर ब्लॉक लग जाते हैं, 8 दिन के अंदर पेवर ब्लॉक उखाड़ के ले जाते हैं। रोड के जो डिवाइडर है उसके अंदर एक एजेंसी पेवर ब्लॉक लगा के जाती है, 8 दिन के बाद वो पेवर ब्लॉक निकाल के उसके अंदर मट्टी भर के उस पर हम पेड़ लगाते हैं। तो एक कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी होना चाहिए जो MSCB, NMC, NIT, मेट्रो इनके साथ कोऑर्डिनेट करे, इनके प्लान्स को समझ ले वहाँ क्या आने वाला है और इस एक के हिसाब से उसको प्रायोरिटी दे के प्लानिंग करे कि जिसके कारण रिपीटेशन ऑफ वर्क न हो, जिसके कारण हमारा पैसा भी वेस्ट होता है और जो काम हुआ है वो ख़राब हो जाता है। तो ऐसी एजेंसी, ऐसी कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी की सिटी में बहुत सख्त ज़रूरत है, वो पहला प्रायोरिटी उन्होंने देना चाहिए। अभी आपने बहुत अच्छा विषय उठाया कि हमारे नागपुर में डेवलपिंग एजेंसी कौन सी है। हम नागपुर महानगर पालिका को माने, नागपुर सुधार प्रन्यास को माने, यही इसी का कन्फ्यूज़न होता है और ये दोनों विभाग आपस में झगड़ते रहते हैं। शहर की सड़कों पर जो पड़े हुए गड्ढे हैं उसको लेकर झगड़ा होता है कि उसको कौन बुझाए। ये मेरी PWD भी है, PWD या हाईवे वो भी है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई लेता नहीं है और मतलब जिसको एक दूसरे के पे ढकेल देते रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लोग। लेकिन वही जो कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी या कोऑर्डिनेटर रहेगा उसका कारण ये, उसका काम बेसिकली यही रहेगा कि इन सारे एजेंसियों को कोऑर्डिनेट करेगा वो, क्योंकि आज के तारीख में NMC वाला MSCB वाले को कुछ नहीं कह सकता, मेट्रो वालों को कुछ नहीं कह सकता, वो कोई तोड़ के चला जाता है, उसको रिपेयर करने वाला कोई नहीं होता। तो ऐसी कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी जो रहेगी वो उनके अंडर
मैं अंडर नहीं बोलूँगा, उनके सबको कोऑपरेशन लेके वो काम करेगा। तो मतलब जो भी हमारे सिटीज़ के जो नेता है, विपक्ष को हो या सरकार वाले हो, कि उन्होंने इसके बारे में सोचना चाहिए कि इतने बड़े शहर को ऐसी एक एजेंसी की बहुत सख्त ज़रूरत है। उसके कारण ही हमारा जो डेवलपमेंट होगा आगे वाला, क्योंकि हमारा शहर तो और बढ़ने वाला है। हम जो देखते हैं जिस तरह से पब्लिसिटी हुई है हमारी, लोग जो हमारे सिटी को लाइक करते हैं, एक पीसफुल सिटी, ग्रीन सिटी जिसको बोलते हैं, तो उसके कारण ऐसी अगर एजेंसी रहेगी तो सारा डेवलपमेंट एक सुचारू रूप से चलेगा हमारे यहाँ पे, और डबल वर्क, रिपीटेशन ऑफ वर्क, ये सारा रुक जाएगा। अच्छा, एक सवाल आपसे ऐसा है कि ये जो स्थिति बनी, एक दावा ये भी किया जा रहा है कि नाग नदी के पुनरुज्जीवन का जो एक मिशन है, उसके बाद बहुत हद तक बहुत सारी जो समस्याएं हैं उसको वो दूर हो सकती हैं। आपको लगता है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो विजिबल है और ये प्रोजेक्ट जो है वो इस तरीके की दिक्कतों को सॉल्व कर देगा? डेफिनेटली, क्योंकि नाग नदी पुनर्जीवन या जिसको पुनरुज्जीवन की जो प्लानिंग है, उसमें नाग नदी को चौड़ा करना है, उसकी डेप्थ बढ़ानी है, और उसके हर मतलब ऑल तीनों साइड से उसको कंक्रीटिंग करके उसको चैनलाइज करना है। उसके कारण जो अभी पानी फैलता है इधर उधर बारिश के कारण, वो नहीं फैलेगा, वो एक चैनल में आगे बढ़ेगा। एक बहुत अच्छी स्कीम है, उसके कारण एक ब्यूटिफिकेशन भी हो जाएगा हमारे सिटी का। अभी वाटरवेज कितना सक्सेसफुल होगा, क्योंकि उसके लिए सारे ब्रिजेस की हाइट बढ़ानी पड़ेगी, वो तो बात की बात है, लेकिन जो एनवायरमेंटल सिचुएशन या फ्लडिंग सिचुएशन काफ़ी हद तक सॉल्व होगी अगर नाग नदी का रिजुविनेशन किया जाएगा। तो एक सवाल आपसे ये भी है कि ये जो स्थिति बनी उसके बाद से कई तरह की बातें जो हैं वो निकल कर सामने आ रही हैं। ये अच्छी बात भी है कि चर्चा होनी चाहिए, चर्चा से ही समाधान निकलेगा और कुछ ग्राउंड पे होगा। कि नाग नदी के अगल बगल जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, इमारतें डेवलप हुई हैं, अब ऐसा भी नहीं कि इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बिना प्रशासन की मंजूरी के ही हो गए होंगे, प्रशासन ने ही उसको मंजूरी दी होगी, तो ये कहीं ना कहीं व्यवधान इस चीज़ों में डालते हैं, तो इसको भी, इस चीज़ को भी दुरुस्त करना पड़ेगा ना, क्योंकि जो प्लानिंग उसमें है, उसमें भी वो जो साइड के जो बिल्डिंग बनी हुई है उसको, उनको भी कुछ रूल्स है। जैसे उसमें जो नाग नदी का जो किनारा है, वहाँ से 15 मीटर तक सबको, जो नए स्ट्रक्चर आने वाले उनको जगह छोड़नी है, और पुराने वालों को लिए भी एज़ पर सिचुएशन सोल्यूशन दिया जाएगा। क्योंकि हर चीज़ को हम तोड़ नहीं सकते या नया नहीं बना सकते, लेकिन कंसिडरिंग एग्जिस्टिंग सिचुएशन ऑफ द बिल्डिंग, उसका सॉल्यूशन टाइम पे निकाला जाएगा वहाँ पे। तो एक बहुत अच्छी स्कीम है ये मेरे हिसाब से, और ये जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। आपने अपने एक्सपर्ट व्यूज़ हमें दिए हैं। हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो स्थिति नागपुर शहर ने इस बार देखी, मुझे कुछ पुराने लोगों ने बताया कि आज से 30 साल पहले उन्होंने इस तरीके की स्थिति देखी थी। वर्मा लेआउट और डागा लेआउट जहाँ पर ये स्थिति हुई थी, तब वहाँ के लोगों ने भी बताया कि 30 साल पहले 1994 में उन्होंने ये स्थिति देखी थी, और उस समय जितना पानी था उससे तिगुना पानी उनकी बस्ती में इस बार घुसा था। तो मतलब जैसे जैसे शहर बढ़ रहा है वैसे वैसे ये समस्या बढ़ती जा रही है। इसको दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक ऐसे शहर के लिए जिसको लंबे समय तक अपने आप को जीना और गौरव के साथ में जीना, और एक बेहतर शहर के रूप में अपनी जो छवि है उसको ग्लोबली पेश करना है। तो इस तरीके से अर्बन डेवलपमेंट एक्सपर्ट पराग दाते सर हमें बता रहे थे कि किस तरीके से सॉल्यूशन जो है इसका निकाला जा सकता है। एक अच्छी बात इन्होंने ये कही कि सारी एजेंसियों को मिला के एक ऐसी बॉडी को बनाया जाए जो मॉनिटरिंग करे और जिसके माध्यम से जो विकास काम है, इस तरीके के काम है, उसका क्रियान्वयन हो, ताकि एक समतोलता के साथ में, एक नज़रिए के साथ में काम हो सके जो बेहतर होगा। हम कोशिश ये कर सकते हैं कि जो स्थिति हमने इस साल देखी या अभी हाल फिलहाल में देखी, वैसी स्थिति नागपुर शहरवासी दोबारा ना देखे। इसके लिए ज़रूरी है कि हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी को निभाए, सिर्फ सरकार या शासन प्रशासन पर निर्भर ना रहे। कैमरामैन दिनेश सातपुते के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसी न्यूज़, नागपुर।